आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानमंडल में नारी सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विपक्ष करता है विरोध। पीलीभीत में बनेगा देश का पहला बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र। 70 साल के लिए हुए पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर कुशीनगर में विशेष पूजा का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी बधाई। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल हल्की बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल में आज नारी सशक्तिकरण पर चर्चा के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ये विशेष सत्र विपक्ष के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से बुलाया गया है। उनकी राजनीतिक भागीदारी, नीति निर्धारण और देश के कानून निर्माता के रूप में आधी आबादी आगे बढ़ सके, इससे संबंधित आज ये प्रस्ताव मैं इस माननीय सदन में रख रहा हूं। और मैं इस माननीय सदन से इस बारे में अपील करूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि हम लोग महिला आरक्षण के समर्थन में हैं, तो फिर इस सदन में इस चर्चा में भाग लेकर के संसद के अंदर हुई घटना की भर्त्सना करेंगे, उसकी निंदा की जानी चाहिए। फिर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आधी आबादी के उत्थान, गरिमा, सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन 2019 में ही लागू होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने लोकसभा में इसका विरोध किया। श्री योगी ने कहा कि जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से लोहा मनवा रही हैं और बेहतरीन नेतृत्व दे रही हैं, तो विपक्ष इसमें सबसे बड़ा बाधक बन रहा है। आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। और यह सदन तो आज से नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही उन मुद्दों का गवाह है जो आपके महिला विरोधी आचरण को प्रस्तुत करता है। विधानसभा में प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि संसद में विपक्ष के विरोध के चलते महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका, जिसे महिलाएं नहीं सह सकती। वहीं प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने सदन में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के लोकसभा में पारित न हो पाने पर गहरा दुख प्रकट किया और कहा कि देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए राजनीतिक आरक्षण आवश्यक है। महिलाओं को राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल लाया जाए, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके। लेकिन मैं कहना चाहूंगी, आज पूरे देश की महिलाएं आक्रोशित भी हैं और पीड़ा में भी हैं कि अगर उस दिन ये सारे दल जो सामने बैठे इस समय वकालत कर रहे हैं, अगर इन्होंने वहां पे समर्थन कर दिया होता तो वहां पे हमारा 33% आरक्षण हम बहनों को मिल गया होता। कांग्रेस सदस्य आराधना मिश्रा और सीसामऊ से सपा विधायक नसीम सोलंकी सहित अन्य सदस्यों ने भी महिला सशक्तिकरण पर हुई चर्चा में भाग लिया। उधर विधान परिषद में भी नारी सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा, विपक्ष के विरोध के चलते नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पास नहीं हो सका। उनका व्यवहार महिलाओं के प्रति गैर जिम्मेदाराना है। श्री मौर्य ने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की हितैषी है और महिला आरक्षण का समर्थन करती है। वहीं नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि ये बिल अपूर्ण है। विधानमंडल में नारी सशक्तिकरण और निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत किया गया। उसके बाद दोनों सदनों की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।
पर्यटन विभाग द्वारा चित्रकूट में पर्यटन विकास के लिए राज्य योजना के तहत 206 लाख रुपए की 6 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वहीं चंदौली में 476 लाख रुपए की 6 परियोजनाएं और बलरामपुर में पर्यटन विकास की 7 परियोजनाओं के लिए 786 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस धनराशि से विभिन्न धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और उसके आसपास बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराई जाएंगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के साथ 70 साल के पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत में बासमती चावल के तंत्र को मजबूत करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य बासमती और जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में समर्थन देने के साथ कृषि विशेषज्ञों और विद्यार्थियों के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में सहायता देना है। लगभग 7 एकड़ में बनने वाला ये केंद्र देश का पहला बासमती जैविक प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र होगा। इसमें पारंपरिक और जैविक बासमती खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से विस्तारित श्रीनगर जम्मू वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को रवाना किया। रेल मंत्री ने बताया कि ये रेलगाड़ी जो पहले श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी, अब जम्मू तवी तक चलेगी। विस्तारित मार्ग पर नियमित सेवाएं शनिवार से शुरू होंगी। आज वंदे भारत को जम्मू से स्टार्ट करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले कटरा से स्टार्ट की थी। कटरा से श्रीनगर सर्विस थी, आज उसको जम्मू से श्रीनगर करेंगे। और सेकेंड, इसमें 8 कोच थे पहले और उसको एक्सटेंड करके 20 कोच की ट्रेन बनाई गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रवक्ता भर्ती 2022 के तहत विज्ञापित 624 पदों पर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। आयोग के उप सचिव ने बताया कि लिखित परीक्षा आगामी 9 और 10 मई को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। ये परीक्षा प्रदेश के 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। प्रवेश पत्र 6 मई 2026 से वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देश और प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए शांति, करुणा और अहिंसा का अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वहीं बुद्ध पूर्णिमा पर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विशेष पूजा की गई। कल सुबह से म्यांमार बौद्ध मंदिर में बुद्ध जयंती समारोह मनाया जाएगा। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बुद्ध जयंती पर धर्म संस्कृति समन्वय में भगवान बुद्ध का योगदान विषय पर आयोजित संगोष्ठी में विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज हुई बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, संभल, हमीरपुर, सहारनपुर, इटावा, मिर्जापुर और कौशाम्बी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि 3 मई से फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर सक्रिय है, जिसकी वजह से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है और ये सिलसिला आज रहेगा। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी का असर है। छिटपुट वर्षा ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलेगा। बाकी एक नया सिस्टम 3 तारीख से फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो 3, 4, 5 को फिर से जैसा मौसम चल रहा है, गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी, हल्की से मध्यम और तेज वर्षा का दौर फिर से शुरू होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम तापमान की बात करें तो अभी इधर कल से थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा, फिर आने वाले दिनों में फिर तापमान में गिरावट होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल में नारी सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विपक्ष करता है विरोध। पीलीभीत में बनेगा देश का पहला बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र। 70 साल के लिए हुए पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर कुशीनगर में विशेष पूजा का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी बधाई। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल हल्की बारिश की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।